हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे अगर चीन ने अरुणाचल के 30 क्षेत्रों के नाम बदले हैं तो भारत को 60 इलाकों के नाम बदलने चाहिए। बताएंगे दोस्तों भारत के इस राज्य के मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा बयान, तो वहीं केंद्रीय मंत्री का भी बयान। अरुणाचल भारत का है, रहा है और हमेशा रहेगा। साथ ही साथ बताएंगे पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में जमकर उगला भारत के खिलाफ जहर, भारत के हथियार खरीदने से क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा जैसा दिया जहरीला बयान। तो वहीं गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के इस क्षेत्र से लड़ेंगे, चुनाव हो गया बड़ा ऐलान। साथ ही कच्चा तीवू को लेकर बताएंगे क्या दोबारा भारत को मिल सकता है कच्चा तीवू द्वीप, क्या है इसकी खासियत, वापस भारत को मिलेगा कि नहीं, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अरुणाचल वाले मुद्दे पर चीन को जवाब जरूर मिलेगा, ये मानते हैं और मानते हैं कि भारत अपना महान है। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां चीन ने अरुणाचल के क्षेत्रों के बदले नाम तो भड़के। हिमंता बिश्व शर्मा कहा भारत भी तिब्बत के 60 इलाकों को दे दे अपने नाम। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने मंगलवार को भारत सरकार से आग्रह किया है कि वो अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने के चीन के प्रयासों के जवाब में जैसे को तैसा वाला रवैया अपनाए। शर्मा ने सुझाव दिया है कि भारत को तिब्बत के 60 क्षेत्रों के लिए खुद के नाम देकर इसका मुकाबला करना चाहिए। शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत सरकार से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि हमें भी तिब्बत के 60 इलाकों को भौगोलिक नाम देने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जवाब हमेशा जैसे को तैसा होना चाहिए, लेकिन मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि ये भारत सरकार का नीतिगत फैसला होगा। लेकिन अगर उन्होंने 30 का नाम लिया है तो हमें 60 नाम बदल देना चाहिए, 60 नाम लेना चाहिए। जी हाँ, तो वहीं मुख्यमंत्री खांडू ने भी कहा कि चीन की ओर से एक और नौटंकी, भारत का गौरवशाली नागरिक और अरुणाचल प्रदेश का मूल निवासी होने के नाते में अरुणाचल प्रदेश के भीतर स्थानों के नामकरण के इस कृत्य की कड़ी निंदा करता हूँ। अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग रहा है। साथ ही साथ दोस्तों केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी सबसे बड़ा बयान दिया, कहा नाम बदलने से क्या होगा। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चीन के निराधार दावों से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा कि मैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 स्थानों को चीन द्वारा अवैध रूप से दिए गए मानकीकृत भौगोलिक नामों की कड़ी निंदा करता हूँ। चीन निराधार दावे करता रहा है, लेकिन इससे जमीनी हकीकत और ऐतिहासिक तथ्य नहीं बदलेंगे। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और अरुणाचल प्रदेश के लोग सभी मानकों और परिभाषाओं के अनुसार सर्वोच्च भारतीय देशभक्त हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में सीमाई क्षेत्र में हो रहे भारतीय विकास से चीन घबरा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में बॉर्डर पर काम नहीं होता था, मोदी जी ने आकर कांग्रेस की नीति पलट दी है। अब अरुणाचल प्रदेश में काम हो रहा है, वहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, बिजली, पीने का पानी, 4G नेटवर्क सब पहुँच चुका है। चीन को समझ जाना चाहिए कि ये नया भारत है। जी हाँ दोस्तों, करारा जवाब मिला है हिमंता बिश्व शर्मा और किरेन रिजिजू की ओर से। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि इन कामों में विपक्ष भी पीछे नहीं है। विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। अरुणाचल में 30 जगहों के नाम बदलने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, कहा कच्चा तीवू पर बोलने वाले चीन शब्द का उच्चारण करने से भी डरते हैं। इतनी बड़ी बयानबाजी की है दोस्तों विपक्ष ने। आपको बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद मनीष तिवारी ने अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले जाने वाले चीन के दावों को लेकर केंद्र सरकार और विदेश मंत्री जयशंकर जी पर निशाना साधा है। मनीष तिवारी ने विदेश मंत्री जयशंकर जी के बयान को लेकर कहा कि इतनी कमजोर और लचीली प्रतिक्रिया भारत सरकार और उसके विदेश मंत्री को शोभा नहीं देती है। इससे पहले सोमवार को विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा था कि अगर मैं किसी घर का नाम बदल दूं तो क्या वो मेरा हो जाएगा। तिवारी ने उनके इस बयान पर कहा कि जयशंकर बहुत अद्भुत बयान दे रहे हैं। जो लोग बुलंद आवाज में कच्चा तीवू द्वीप की बात करते हैं वे चीन शब्द का उच्चारण करने से भी डरते हैं। जी हाँ, मनीष तिवारी ने कहा कि जो लोग कच्चा तीवू द्वीप की बात कर रहे हैं वे भूल जाते हैं कि 1971 में इंदिरा गांधी जी ने दुनिया का भूगोल बदल दिया था। इंदिरा गांधी ना अमेरिका से डरी, ना उसके साथ हुए बेड़े से डरी और ना पश्चिमी देशों की सरकारों से डरी। तो वहीं कांग्रेसी नेता ने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान की जनता सालों से जिस प्रताड़ना को झेल रही थी, इंदिरा गांधी जी ने उसे समझा और पीड़ित जनता को पीड़ा से बाहर निकाला था। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे मुद्दे ना लाएं जिससे हिंदुस्तान की सामरिक साख कमजोर हो। यानी कि अरुणाचल की बात करते करते कच्चा तीवू पर पहुंच गए कांग्रेसी नेता और भारत की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। बहरहाल आप किस पर क्या राय होगी, क्या जवाब होगा, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। कच्चा तीवू को लेकर आगे आपको बताएंगे दोस्तों क्या वापस से भारत को मिल पाएगा या नहीं। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, भारत के हथियार खरीदने से क्षेत्रीय सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा। जी हां दोस्तों, यह बात कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि यूनाइटेड नेशन में मुनीर अकरम ने सबसे बड़ा बयान दिया है। भारत को लेकर संयुक्त राष्ट्र में जमकर जहर उगला है। बता दें पाकिस्तान ने भारत के हथियार अधिग्रहण और बढ़ती सैन्य शक्ति को लेकर संयुक्त राष्ट्र में जमकर जहर उगला है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन निरस्त्रीकरण आयोग को चेतावनी देते हुए
पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत की नीतियां क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने यह भी आरोप लगाया है कि भारत की नीतियों ने दक्षिण एशिया के सुरक्षा वातावरण को अस्थिर और विस्फोटक बना दिया है। हालांकि पाकिस्तान ने इस दौरान यह नहीं बताया कि उसने भी कई देशों से घातक हथियारों की खरीद की है, जिसमें चीनी FC-31 स्टील्थ फाइटर जेट भी शामिल है। एशिया में चीन और जापान को छोड़कर किसी भी देश के पास ऐसी तकनीक वाला विमान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग के एक सत्र के दौरान कहा कि हाल के वर्षों में दक्षिण एशिया में सुरक्षा माहौल तेजी से खराब हो गया है, क्योंकि क्षेत्र के सबसे बड़े देश ने बड़े पैमाने पर हथियार बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने कोल्ड स्टार्ट जैसे युद्ध लड़ने के सिद्धांतों को अपनाया है, जिसमें पाकिस्तान पर एक आश्चर्यजनक हमले और परमाणु दबाव के तहत सीमित युद्ध की परिकल्पना की गई है। जी हाँ, राजदूत अकरम ने कहा कि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है और इसे इसके रणनीतिक साझेदारों द्वारा परमाणु मिसाइल, पारंपरिक और अन्य अस्थिर करने वाले हथियारों की आपूर्ति की जा रही है। यानी कि भारत के हथियार खरीदने की क्षमता को देखकर पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान को मिर्ची लगती नजर आ रही है, जिसकी वजह से उसने यूनाइटेड नेशन में जमकर जहर उगला है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी? साथ ही साथ अगली खबर बता दें, गुलाम नबी आजाद अनंतनाग राजौरी सीट से लड़ेंगे चुनाव। DPAP ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हाँ, जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में से सबसे हॉट सीट माने जाने वाली अनंतनाग राजौरी सीट पर मुकाबला रोचक होने जा रहा है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी DPAP के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये घोषणा DPAP के कोषाध्यक्ष ताज मोहिउद्दीन ने मंगलवार को श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। साल 2022 में कांग्रेस से अलग होकर गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में खुद की पार्टी बनाई, जिसको डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का नाम मिला। गुलाम नबी ने उधमपुर डोडा सीट से GM जरूरी को मैदान में उतारा है। ऐसे में उनकी पार्टी से अब तक 2 प्रत्याशी जम्मू कश्मीर के लोकसभा चुनावी मैदान में सामने आ चुके हैं। जी हाँ, क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएगी गुलाम नबी आजाद की ये पार्टी? साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अमेरिकी प्रतिबंधों से नहीं डरा अपना भारत, दोस्त रशिया से अब भी खरीद रहा कच्चा तेल। 4 टैंकर बंदरगाह पहुंचे। जी हाँ, भारत रूसी तेल टैंकर कंपनी पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद बड़ी मात्रा में तेल का आयात कर रहा है। वर्तमान में रूसी सोकोल तेल से भरे 4 टैंकर भारतीय बंदरगाहों पर हैं या फिर उसकी ओर बढ़ रहे हैं। ये टैंकर भारतीय रिफाइनरियों को कच्चे तेल की सप्लाई करेंगे। पहले ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि रशिया के सरकारी टैंकर समूह सोवकॉम्फ्लोट पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध से भारत का तेल आयात घट जाएगा। भारत प्रतिबंधों के पहले तक सोवकॉम्फ्लोट समूह के टैंकरों से ही कच्चे तेल का आयात करता था। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रूसी सोकोल कार्गो ले जाने वाले 3 टैंकर भारतीय बंदरगाहों के पास खड़े हैं, जो दर्शाता है कि कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण उत्पन्न जटिलताओं के बावजूद भी कच्चे ग्रेड का व्यापार वापस लौट रहा है। रिपोर्ट के अनुसार सोवकॉम्फ्लोट कंपनी का एक टैंकर वोस्तोचन प्रोस्पेक्ट भारत के सिक्का बंदरगाह पर खड़ा है। हालांकि इससे पहले भारतीय तेल कंपनियों ने कहा था कि वे रशिया से तेल के आयात में सोवकॉम्फ्लोट कंपनी के टैंकरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद दे रहा जिहाद की ट्रेनिंग। POK के रावलकोट में आतंकी ट्रेनिंग का वीडियो हुआ वायरल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान देश दुनिया की आंखों में हमेशा धूल झोंकता है और ये चीज भारत बहुत अच्छे से समझता है। आखिर उसका पड़ोसी जो है पाकिस्तान हमेशा से दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हुए आतंकी गतिविधियों में शामिल होने या उनको प्रोत्साहित करने से इनकार करता रहा है, लेकिन कई बार उसकी सरजर्मी पर चल रही आतंकवाद की पाठशाला ही पोल खोल कर रख देती है। एक बार फिर एक वीडियो सामने आया है जो साबित कर रहा है कि पाकिस्तान के संरक्षण में वहां आतंकवाद का सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है। युवाओं को जिहाद सिखा रहे जैश ए मोहम्मद का एक अनवेरिफाइड वीडियो पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर के रावलकोट से वायरल हो रहा है। रावलकोट के वायरल वीडियो में जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकवादियों का स्थानीय लोगों को जिहाद के प्रति निष्ठावान रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वैश्विक संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को गुमराह कर रहे पाकिस्तान का सच भी इस वीडियो में सामने आया है, क्योंकि उसके अधिकारी भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ जिहाद की वकालत करने वाले जैश ए मोहम्मद के सैकड़ों सदस्यों और समर्थकों के नेतृत्व में एक जुलूस निकालने के लिए कई सप्ताह बाद सामने आया है। प्रमुख जैश कमांडर मुफ्ती मसूद इलियास ने कथित तौर पर नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास रैली का आयोजन किया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान अगर ये कहे कि भारत हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते, हमने आतंकवाद खत्म कर दिया है, तो भारत को पता है कि उसने एक और नया आतंकवाद शुरू किया है, ना कि खत्म। जी हाँ, ये हालत है पाकिस्तान की, रग रग में बसा है आतंकिस्तान। अगली खबर की बात करें, जहां सीमा पर क्या कर रहा है चाइना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताए हालात, सेना को सराहा। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की हालिया हिमाकत को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीमा पर भारतीय सेना पूरी
पूरी मुस्तैदी से तैनात है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ कई मुद्दों पर बातचीत भी जारी है। कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से बाकी मुद्दों का हल निकाल लिया जाए। देश के शीर्ष कमांडर्स के बाई एनुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन की प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि हाल ही में चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के नए नाम दिए हैं। इस पर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भी कहा था कि नाम बदलने से कोई क्षेत्र उनका नहीं हो जाएगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उत्तरी सीमा पर मौजूदा स्थिति भारतीय सेना ने बहुत अच्छी तरह संभाल रखी है। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में पिछले 4 सालों से चीन और भारत के बीच गतिरोध की स्थिति है। कई चरणों की बातचीत के बाद अभी विवाद का पूरा हल नहीं निकल पाया है। साथ ही आलोचनाओं से बेपरवाह नवाज शरीफ एक और सरकारी बैठक की अध्यक्षता कर डाली। जी हां, बता दें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हाल ही में अपनी बेटी और पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के साथ एक और प्रशासनिक बैठक की अध्यक्षता कर डाली। इसको लेकर उनकी खूब आलोचना हो रही है क्योंकि वो प्रांतीय सरकार में किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN पार्टी के सुप्रीमो शरीफ ने पंजाब प्रांत में एक बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान प्रांत के कृषि क्षेत्र के सामने आने वाले मुद्दों की समीक्षा की गई। प्रशासनिक बैठकों की अध्यक्षता को लेकर नवाज शरीफ पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वो प्रांतीय या संघीय सरकार में किसी आधिकारिक पद पर नहीं है, वो केवल नेशनल असेंबली के सदस्य हैं। जी हाँ, ऐसे में जब पूरा सरकार, पूरा कुनबा, पूरा का पूरा परिवार ही शहबाज शरीफ के रिश्तेदार है तो नवाज शरीफ को क्या ही कोई कुछ कहेगा। बहरहाल जनता में आक्रोश जरूर है। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पर क्या दोबारा भारत को मिल सकता है कच्चा तीवू द्वीप, क्या है इसकी खासियत बता दें। श्रीलंका के कब्जे वाले कच्चा तीवू द्वीप को लेकर भारत में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस द्वीप गंवाने का कांग्रेस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मोदी को इस द्वीप को लेकर चुनौती दे दी। ऐसे में श्रीलंका से कच्चा तीवू द्वीप लेने की राह क्या है, ये समझना बहुत जरूरी हो गया है और हर भारतीयों के मन में ये सवाल गूंज रहा है कि क्या फिर से मोदी सरकार कच्चा तीवू को वापस श्रीलंका से ले पाएगी। दरअसल कच्चा तीवू द्वीप का मामला एक RTI खुलासे के बाद भारत में उठा है, जो लोकसभा का चुनावी मुद्दा बन गया। इस खुलासे में बताया गया है कि किस तरह से साल 1974 में कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 75 सालों में देश की एकता और अखंडता को कमजोर किया है। कांग्रेस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो वहीं इस पर कांग्रेस के नेता मणिकम टैगोर ने पलटवार किया और पीएम मोदी को कच्चा तीवू द्वीप लेने की चुनौती दे डाली। बता दें कच्चा तीवू द्वीप 285 एकड़ में फैला एक समुद्री टापू है जो रामेश्वरम से आगे और श्रीलंका से पहले पाक जल डमरू मध्य में पड़ता है। यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों साल पुराना कैथोलिक चर्च है। इस स्थान पर साल में एक बार भारत और श्रीलंका के मछुआरे एकत्रित होते हैं। अंग्रेजों के जमाने में इस टापू पर भारत का कब्जा था, लेकिन देश की आजादी के बाद श्रीलंका इस पर अपना कब्जा जताने लगा। शुरुआती विरोध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस टापू को भारत के लिए गैर जरूरी बता दिया, जिसके बाद 1974 में इंदिरा गांधी जी ने एक समझौते के तहत इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। अब आपको बता दें कि ये द्वीप भारत वापस ले पाएगा कि नहीं। दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस द्वीप को वापस लेना इतना आसान नहीं है। भारतीय विदेश सेवा की पूर्व अधिकारी निरुपमा मेनन राव ने बताया कि वो श्रीलंका, चीन और अमेरिका में भारत की राजदूत रह चुकी है। उनका कहना है कि 1974 का भारत श्रीलंका समझौते में कानून में वापसी या समाप्ति का प्रावधान नहीं है। ये समझौता संधियों के कानून पर वियना कन्वेंशन 1969 के तहत बाध्यकारी है। राव ने बताया कि इस संधि को भारत एक तरफा समाप्त नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 65(1) के तहत इस समझौते को समाप्त करने के लिए श्रीलंका को सूचना देना और उससे सहमति लेना आवश्यक है। राव ने कहा यदि श्रीलंका समझौता समाप्त करने के लिए राजी नहीं होता है तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 33 का सहारा लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मध्यस्थता या किसी तीसरे देश के सहारे इस समझौते को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इस समय श्रीलंका का झुकाव चीन की तरफ है। ऐसे में श्रीलंका और भारत का संबंध और भी खराब हो सकता है। वैसे भी भारत अपने आंतरिक मामलों में तीसरे देश की एंट्री पसंद नहीं करता है। ऐसे में यह मसला काफी पेचीदा हो जाता है, यानी कि इस कच्चा तीवू द्वीप को भारत को वापस लेने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाएगा। उसमें भी श्रीलंका की सहमति चाहिए, जैसा कि इस एक्सपर्ट ने बताया है। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और क्या आपको भरोसा है कि मोदी सरकार कच्चा तीवू द्वीप को वापस ले लेगी? जो भी आपकी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, इजराइल रवाना हुआ भारतीय श्रमिकों का पहला जत्था। जून तक 10,000 कामगारों को भेजने की तैयारी। जी हाँ, भारतीय श्रमिकों का पहला जत्था मंगलवार को इजराइल रवाना हुआ। इस बैच में 60 श्रमिक शामिल हैं। ये श्रमिक इजराइल के निर्माण उद्योग को मजबूती देंगे। इजराइल ने जून तक 10,000 भारतीय श्रमिकों
को इजराइल बुलाने का प्रस्ताव दिया है। भारतीय श्रमिकों को फलस्तीनी श्रमिकों के स्थान पर काम के लिए लगाया जाएगा। इजराइल ने इसे दोनों देशों के संबंधों में मील का पत्थर बताया है। इन श्रमिकों को भारत में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जरिए ट्रेनिंग दी गई है। इन श्रमिकों को भारत और इजराइल के बीच हुए समझौते के तहत भेजा जा रहा है। जी हां, भारतीय श्रमिकों के पहले जत्थे की विदाई के मौके पर भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहा कि आज हमने सरकार G2G समझौते के तहत 60 भारतीय निर्माण श्रमिकों के पहले बैच का विदाई समारोह आयोजित किया। ये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम सहित कई लोगों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। मुझे यकीन है कि ये श्रमिक इजराइल और भारत के बीच सार्वजनिक निजी भागीदार के राजदूत बनेंगे। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और कोरिया ने समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर। जी हाँ, भारत और कोरिया ने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए इस सप्ताह की शुरुआत में सांस्कृतिक और कलात्मक आदान प्रदान के लिए कोरियाई सांस्कृतिक केंद्र भारत यानी KCCI और एशियाई कला प्रबंधन संघ के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन मुख्य रूप से कला और संस्कृति से संबंधित भविष्य उन्मुख मैत्रीपूर्ण सहयोग पर केंद्रित होगा, जो कोरिया और भारत के बीच सांस्कृतिक और कलात्मक आदान प्रदान के माध्यम से साझा विकास की आवश्यकता को पहचानेगा। जी हाँ, साथ ही भारत के इन प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से निर्भर है बांग्लादेश। जी हाँ, विपक्षी नेता बॉयकॉट बोलने से पहले सोच तो लेते हैं। जी हाँ, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजनीति में भारतीय साड़ियों ने भूचाल मचा दिया है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री बनने से बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियां बौखलाई हुई है। इसी बौखलाहट को मिटाने के लिए उन्होंने मालदीव की नकल शुरू कर दी। विपक्षी पार्टियों और कुछ इन्फ्लुएंसरों ने मिलकर इंडिया बॉयकॉट का बिगुल बजा रखा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो रेगुलर हमारे खबर को देखते हैं उनको पता होगा कि बांग्लादेश में विपक्षी पार्टियां इंडिया आउट कैंपेन चला रही हैं। बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी BNP के नेता राहुल कबीर रिजवी ने अपनी कश्मीरी शॉल को फेंककर कहा कि भारत से आने वाले सामानों का बहिष्कार किया जाए, जिस पर बांग्लादेश की PM शेख हसीना बिफर गई और उन्होंने विपक्षी दल के नेता को अपनी पत्नियों के पास मौजूद भारतीय साड़ियों को जलाने की चेतावनी तो दे ही दी, साथ ही साथ भारत के साथ कारोबार को लेकर भी शेख हसीना ने विपक्ष को घेरने की कोशिश की। जी हाँ, मालदीव की तरह भारतीय सामानों का बॉयकॉट करने वाले बांग्लादेशियों और विपक्षी दलों को पहले यह समझने की आवश्यकता है कि उनके लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है। अगर कारोबार की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान भारत ने बांग्लादेश को 8 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। बांग्लादेश अपनी जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है। डीजल, गैस और बिजली जैसी ऊर्जा का आयात वो भारत से करता है। बांग्लादेश भारत से 1160 मेगावाट बिजली का आयात कर रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश की बुनियादी ढांचे के विकास में भारत की अहम भागीदारी है। भारत के सड़क, रेलवे, शिपिंग और बंदरगाहों सहित अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत का निवेश है। बीते 8 सालों में भारत ने बांग्लादेश को लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की 4 लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। बांग्लादेश में रेल लिंक निर्माण, बंदरगाह और पाइपलाइन जैसे जरूरी ढांचों में भारत की भागीदारी है। जी हाँ, जिनको नहीं पता उनको बता दें, भारत जो है वो बांग्लादेश को मुख्य तौर पर मसाले, कपास, अनाज, प्लास्टिक प्रोडक्ट, चीनी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कॉफी, चाय, मैट, लोहा, स्टील, कपड़े, साड़ियां आदि भेजता है। वहीं बांग्लादेश से वो हाई क्वालिटी कपड़ा खरीदता है। अब ऐसे में जिस प्रकार से बांग्लादेश के विपक्षी इंडिया आउट कैंपेन चला रहे हैं, उनको नहीं पता कि अगर वाकई में इंडिया आउट कैंपेन चलाया तो पाकिस्तान से भी बुरा हाल हो जाएगा। बांग्लादेश का आज यही कारण है कि पाकिस्तान गर्त में जा चुका है, क्योंकि भारत के साथ उसका व्यापार बंद है। इस पर आप क्या सुझाव देंगे दोस्तों? बांग्लादेश के विपक्षियों को कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, पाकिस्तान में हिंदू लड़की अचानक गायब, लोगों का शहबाज सरकार के खिलाफ फूटा गुस्सा, हालात बिगड़े। जी हां, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू समुदाय और व्यापारियों के एक बड़े वर्ग ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। दरअसल इस विरोध प्रदर्शन के पीछे का कारण एक हिंदू लड़की का अपहरण है। लोगों ने मौजूदा सरकार से इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। अपहरण हुई लड़की की पहचान प्रिया कुमारी के रूप में हुई है। प्रिया को हाल ही में सुकूर सिटी से कुछ मंचलों ने अपहरण कर लिया। इसके बाद डेरा मुराद जमाली क्षेत्र में लोगों को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करते हुए देखा गया। दोस्तों, आप सभी जानते हैं ये कोई पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में छोटे बच्चों का अपहरण किया गया है। पहले भी ऐसे जघन्य अपराध को वहां अंजाम दिया जा चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में अल्पसंख्यक होना है, अल्पसंख्यक समुदाय में जन्म लेना है। जी हाँ, और इसी वजह से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। नेक्स्ट खबर बता दें, एक तरफ पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत खराब कर रहा है पाकिस्तान, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ का बड़ा दावा, कहा भारत में चुनाव के बाद सुधर सकते हैं दोनों देशों के बीच रिश्ते। जी हाँ, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत में लोकसभा चुनाव के बाद पड़ोसी देश के साथ रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद जताई है। आसिफ की टिप्पणी से कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सिंगापुर में कहा था कि पाकिस्तान करीब करीब औद्योगिक स्तर पर आतंकवाद का प्रायोजन कर रहा है और भारत का मूड अब आतंकवादियों को नजरअंदाज करने का नहीं है, इसीलिए अब वो
इस समस्या को नजरअंदाज नहीं करेगा। जी हाँ, एक तरफ आतंकवादी हमले करवाने में लगा हुआ है पाकिस्तान, तो दूसरी तरफ ट्रेड करने की भी बात कर रहा है भारत के साथ। अगर आप भी मानते हैं कि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, दूतावास पर इजरायली हमले से तमतमाया ईरान, इब्राहिम रईसी ने कहा जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहो। जी हाँ, सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास के खिलाफ संदिग्ध इजरायली हवाई हमले से तनाव फिर बढ़ गया है। ईरानी सत्ता की ओर से इसको लेकर जवाबी कार्रवाई करने की बात कही गई है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने मंगलवार को कहा कि इजराइल अपने खिलाफ प्रतिरोध मोर्चे को नष्ट करने में विफल रहा है। अब जायोनी शासन खुद को बचाने के लिए अंध हत्याओं को अपने एजेंडे में शामिल कर रहा है, मगर उसे ये पता होना चाहिए कि वो कभी भी अपने टारगेट को हासिल नहीं कर पाएंगे। साथ ही उसने ये जो कायरतापूर्ण अपराध किया उसका उसे जवाब मिलेगा। यानी ईरान ने क्लियर कहा है कि जवाबी कार्रवाई के लिए इजराइल तैयार रहे, नेतन्याहू तैयार रहे। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, राज्यसभा में नहीं दिखाई देंगे मनमोहन सिंह, 33 साल बाद 54 सदस्यों संग होने जा रहे रिटायर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा लेटर। जी हाँ, देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेसी सांसद डॉक्टर मनमोहन सिंह अब संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में नजर नहीं आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो 33 साल बाद रिटायर होने जा रहे हैं। बुधवार यानी आज उनकी इस लंबी और शानदार संसदीय पारी का समापन होने वाला है। आर्थिक सुधारों के सूत्रधार माने जाने वाले 91 साल के मनमोहन सिंह अक्टूबर 1991 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने थे। वो 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री और 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। जी हाँ, खास बात यह है कि उनकी पारी तब संपन्न हो रही है जब कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा में पहुंच रही है। सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा राजस्थान से प्रवेश करेंगी। ऐसे में मनमोहन सिंह के जाने को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, उनके फेयरवेल पर? साथ ही साथ अगली खबर बता दें, संजय सिंह के बाद केजरीवाल सिसोदिया को भी मिल सकती है क्या जमानत? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने बढ़ाई आम आदमी पार्टी की टेंशन। बता दें, एक तरफ अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल नंबर 2 में बंद है, तो वहीं दूसरी तरफ आज 181 दिन बाद संजय सिंह जेल नंबर 5 से जमानत मिलने पर बाहर आ रहे होंगे। शराब घोटाले के इस मामले में अब जब तक निचली अदालत में ट्रायल चलेगा तब तक संजय सिंह बेल पर बाहर रहेंगे और उन्हें सिर्फ कोर्ट की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। तो उधर संजय सिंह का बेल ऑर्डर भी तिहाड़ नहीं पहुंचा था। अब सवाल उठता है कि क्या संजय सिंह की जमानत से केजरीवाल और सिसोदिया को भी राहत मिलेगी? दरअसल सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि संजय सिंह को दी गई जमानत को नजीर के तौर पर नहीं लिया जाएगा। इसका आशय हुआ कि इस जमानत आदेश से अरविंद केजरीवाल समेत जेल में बंद अन्य आम आदमी पार्टी नेताओं को ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अपने अपने बूथ पर 10% वोट बढ़ाएं बीजेपी कार्यकर्ता। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में टारगेट सेट कर दिया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथ पर 10% वोट बढ़ाने का टारगेट दिया है। मंगलवार की शाम बिहार में भाजपा के बूथ स्तर तक के 4.5 लाख कार्यकर्ताओं से मोदी ने वर्चुअल बातचीत की और कुछ लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से चुनाव के मुद्दों, चुनाव प्रचार के तौर तरीकों की जानकारी ली। मोदी ने कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार से लेकर मुद्दों को उठाने और भुनाने तक के टिप्स दिए, जिस पर अमल किया जाए तो एनडीए के लिए ये विजय मंत्र साबित हो सकता है। साथ ही मोदी जी ने यहाँ तक कहा कि 10 सालों में जो हुआ है वो तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो बाकी है। साथ ही चुनाव आयोग की बहुत बड़ी कार्रवाई, बिहार में इन 2 जिलों के डीएम और एसपी हटाए गए। जी हाँ, तुरंत छोड़ना होगा पद। बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने नवादा एवं भोजपुर के डीएम एवं एसपी को पद से हटा दिया है। दोनों जिलों में यह कार्रवाई शिकायत के आधार पर की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एवं सुखवीर सिंह संधू ने संयुक्त निर्णय में यह कार्रवाई की। दोनों डीएम एवं एसपी को तत्काल अपना पद छोड़ना है। साथ ही अब उनकी जगह नए डीएम एवं एसपी को दायित्व दिया जाएगा। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, रेलवे ने कमाई के मामले में तोड़े सभी रिकॉर्ड। अश्वनी वैष्णव ने बताया कहां से आया बम्पर पैसा। जी हाँ, लंबी दूरी की यात्रा के लिए भारतीय रेलवे को अभी भी सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए 2,56,000 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया है। ये रेलवे की तरफ से अब तक का रिकॉर्ड लेवल है। जी हाँ, इसी बीच दोस्तों ये थे भी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।